नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। जो भी कन्फ्यूज़न होता है जब भी आप एसआईपी करने जाते हैं और आपके मन में पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी आई शुड इन्वेस्ट इन एसआईपी। मैं कितने पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट करूँ? मेरा जो इनकम है या फिर चाहे वो सैलरीड इनकम हो, चाहे वो मेरे बिज़नेस से हो, चाहे कोई अदर इनकम जो मेरे सोर्सेज़ से आ रहे हैं, या फिर आप अगर रिटायर्ड हो तो आपके पेंशन से जो इनकम आ रही होगी, या फिर आपके कुछ प्रॉपर्टी रेंट से आ रहे होंगे, तो जो भी इनकम है आपके, उसमें से कितना पैसा मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करूँ, ये कैसे डिसाइड करना है, क्या कैलकुलेशन करने होते हैं, कौन से सारे फैक्टर ध्यान में रखना होता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, उसमें से सबसे पहला है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल का असेसमेंट कैसे करें। हमारा फाइनेंशियल गोल का असेसमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, कौन से सारे फैक्टर कंसीडर किए जाने चाहिए और कैसे मुझे डिसीजन मेक करना चाहिए। एंड सेकंड जो आता है रिस्क टॉलरेंस। जी हाँ, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, आपका इनकम कितना है एंड कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कौन-कौन से डिपेंडेंट हैं, एंड बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो जी हाँ, ये सेकंड पॉइंट मैं रिस्क टॉलरेंस के बारे में बात करूँगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है मंथली बजट। आपका मंथली बजट क्या है, कितना इनकम है, कितने खर्चे हैं, उसमें से कितना बच रहा है और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं कैलकुलेशन के माध्यम से बताऊँगा। कैलकुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगा द 50-30-20 रूल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, और इसमें हम किस तरह से अपने सेविंग्स का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। और जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट वन है जो डिसीजन मेक करता है, दैट इज़ योर गोल बेस्ड एसआईपी कैलकुलेशन। गोल बेस्ड एसआईपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर एक एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। एंड ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए जब भी आप सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा आपसे, असेसमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल गोल। जी हाँ दोस्तों, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं एंड कैसे वो डिसाइड करना है, वो हम पहले डिसाइड करते हैं। तो पहला जो होता है आपका, अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, लाइक 1 से 3 साल के लिए आप अगर सोच रहे हैं कि 1 से 3 साल में मुझे कुछ अपने इनकम से या अपने सेविंग से कुछ अच्छा इनकम हो जाए, तो मैं कोई वैकेशन प्लान करूँ। तो जैसा कि आप शॉर्ट टर्म में अगर प्लान कर रहे हैं कि मैं 1 से 3 साल के अंदर मुझे कोई वैकेशन पे जाना है, अंडमान निकोबार या फिर कोई फॉरेन ट्रिप पर जाना है, तो जी हाँ दोस्तों, आप शॉर्ट टर्म गोल्स आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप एसआईपी कर सकते हैं डेट फंड्स में, या फिर कोई भी लो रिस्क फंड। जो अगर आपको लो रिस्क फंड नहीं पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा कि कौन-कौन से सारे लो रिस्क फंड होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड सेकंड मैं बात करता हूँ मीडियम टर्म गोल। जी हाँ दोस्तों, मीडियम टर्म गोल यानी कि 3 से 5 साल का जो टेन्योर होता है, इसमें अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि मैं एक कार बाय करूँ, या फिर कोई दूसरी जो भी आपके पसंदीदा कार हो, या फिर फोर व्हीलर हो, या फिर कोई वेडिंग प्लान हो रहा है आपके घर में, आपकी बहन का, बेटे का, जो भी है, तो उसके बेसिस पे अगर 3 से 5 साल के लिए मुझे कोई प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्लानिंग करनी है, तो मैं ये भी प्लान कर सकता हूँ। इसके लिए आप बैलेंस फंड सूटेबल हो सकता है आपके लिए, जिसमें आपको मीडियम रिस्क आपको झेलना पड़ सकता है, जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल को भी सूटेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म की बात यानी कि 5 साल से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं। लॉन्ग टर्म यानी 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल की अगर बात करें, तो इक्विटी फंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है आपको। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि यहाँ पे आपको 10 से 12% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता है ऑल ओवर दी 5 टू 10 इयर्स के जो टेन्योर है, ये लॉन्ग टर्म टेन्योर होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है, एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। तो इस तरह से आप अपना फाइनेंशियल गोल असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है।
लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लोग ऐसे करते हैं कि अगर मैं आज से 5 साल 10 साल 5 साल से ज़्यादा यानी कि 10 साल 15 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उससे बड़ा एक अमाउंट आ जाए तो मैं अपना खुद का प्रॉपर्टी बाय कर पाऊँ एंड मैं अपना खुद का ड्रीम होम वहाँ पर बना सकूँ। तो इस तरह के कुछ प्लानिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म के प्लानिंग्स होते हैं, तो उसके लिए भी आप लॉन्ग टर्म का गोल डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड सेकेंड पॉइंट जो हमारा है। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस होता क्या है एक्चुअली, ये पता रहना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल अब क्या होता है, रिस्क प्रोफाइल यानी कि आप कितना रिस्क आप झेल सकते हैं, कितना रिस्क लेने का आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और जो आपके लाइक आप अगर सिंगल इनकम हो, ठीक है, आपके घर में आपका सिंगल इनकम है एंड आपके ऊपर डिपेंडेंट आपकी वाइफ एंड आपके पेरेंट्स एंड आपके चिल्ड्रंस ये हो सकते हैं। तो अगर ये सारे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लाइक अगर आप 50,000 मंथली इनकम है आपका और आपके घर में ऑलमोस्ट 30 to 40,000 खत्म हो जाता है, यानी कि आपके पास सिर्फ 10K ही सेविंग बचता है। 10K सेविंग बच रहा है तो इसमें से आप क्या 10K पूरा लूज करने के लिए रेडी है, या फिर 10K में से सिर्फ 2K ही लूज कर सकते हैं, 8K आपको सेव रखना है। तो इस तरह के जो आपके रिस्क टॉलरेंस होते हैं कि भैया मैं कितना लूज कर सकता हूँ, 10K मेरा सेविंग हो रहा है और 10K मैं लूज कर जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, नील बटा सन्नाटा, यानी कि 0 रुपीज मेरे पास बचेंगे। तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि मेरे पैसे जो मेरे हार्ड एंड मनी है वो कभी भी वेस्ट ना जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपना रिस्क टॉलरेंस डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या होना चाहिए। क्या आप पूरे के पूरे पैसे जो ये 10,000 बच रहा है, क्या ये पूरा आप एसआईपी में डालना चाहते हैं? तो जी हाँ, ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। क्यों गलत साबित हो सकता है? अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है और उस वक्त म्यूचुअल फंड यानी कि जो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे डिपेंडेंट होता है, अगर उस वक्त मार्केट गिरा हुआ रहेगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड में अमाउंट है, मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो उसका वैल्यू हो सकता है कि 1.5 लाख रुपए हो उस वक्त जब आपको बहुत ही ज़रूरत है इस पैसे की। तो उस वक्त क्या होगा कि आपको लॉस में पैसे निकालने होंगे, यानी कि आप 50,000 रुपयों से हाथ धो बैठे होंगे। और उसके अलावा एग्जिट चार्जेस वगैरह जो अदर चार्जेस होते हैं एसआईपीज के, तो वो सारे चार्जेस भी आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ पे तो 3 साल का लॉकिंग होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो ये होता है रिस्क टॉलरेंस की भैया, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके पहले देखिए कि आपका इनकम कितना है, आपका सेविंग कितना हो रहा है और आपको इमरजेंसी फंड आपके पास है या नहीं है, क्या पूरा पैसे आप म्यूचुअल फंड में डालने जा रहे हैं? तो वैसा ना करें। तो सबसे पहले यही होता है कि आप अपना रिस्क टॉलरेंस देख लें। अगर 10,000 आपके पास है तो उसमें से 5,000 ही एसआईपी करें एंड 5,000 इमरजेंसी फंड आप अपने पास ही रखें, ठीक है? तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं एंड लो लो रिस्क टॉलरेंस है आपका, तो डेफिनेटली आप डेव फंड या बैलेंस फंड जैसे लोअर रिस्क फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि रिस्क टॉलरेंस से रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, तीसरे पॉइंट का बात करूँ जो हमने अपने टॉपिक कवर करने के लिस्ट में कवर किया था एंड वहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था मंथली बजट का, जो कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी कवर कर लिया है। यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 50,000 आपकी सैलरी है, उसमें से 30 to 40,000 आपके बच्चों में वाइफ एंड पेरेंट्स के खर्चे एंड घर के खर्चे सारे मिला के 30 से 40 हज़ार रुपये जा रहे हैं, आपका सेविंग हो रहा है 40,000 रुपये। तो मंथली बजट आपका क्या है? तो वही सेम चीज़ है कि अगर 50K आपका इनकम है एंड उसमें से 30-40K आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? एंड उसमें से बच रहे हैं आपके 10K जो आपकी सेविंग है, ठीक है? तो ये मंथली इनकम आपकी हो गई कि मंथली इनकम मेरा इतना है, इसमें से इतने एक्सपेंसेस हैं एंड मेरे पास जो सेविंग बच रही है वो 10K की सेविंग बच रही है, ठीक है? तो ये होता है आपका मंथली बजट एंड इसके ऊपर आप डिसाइड कर पाते हैं कि भैया मेरी जो मंथली बजट है वो इतना है
एंड थंब रूल यही होता है कि जो आपका जो इनकम होता है उसका कम से कम 20%, ठीक है, 15 से 20% तक कम से कम आपका सेविंग होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10K जो है ऑलमोस्ट आपका 50K का 20% होता है, ठीक है। तो ये 10K आपका सेविंग हो रहा है, तो यानी कि आप आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एज पर स्टैंडर्ड रूल से मैच करते हैं। तो ये होता है आपका मंथली बजट। एंड इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बोला कि इमरजेंसी फंड भी आपके पास रहना चाहिए। इनकम आपका हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेविंग्स आपकी 20% करने के बाद आपके पास बच रहा है क्या, क्या बच रहा है? 0 रुपीज बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि आपने 20% सेविंग कर दी एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% जो है आपके एक्सपेंसेस है। तो बचा क्या? 80% ये एक्सपेंसेस और 20% सेविंग, तो बचा कुछ भी नहीं। यानी कि आपके पास इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं है। इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़े अचानक से, तो कोई भी सोर्स आपके पास नहीं होता है कि कहाँ से वो फंड आएंगे। तो डेफिनेटली आपको एक इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको यूज आ सके। तो एक इमरजेंसी फंड के लिए भी आपको पहले से रेडी होना रहता है। और ये इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, 3 to 6 मंथ के जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, कम से कम उतना आपके अकाउंट में रहना ही चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 40,000 का आपका लिविंग एक्सपेंसेस है, तो 40,000 का 6 मंथ का अगर निकालूं मैं, तो ऑलमोस्ट 2.4 लैक्स आपके अकाउंट में कम से कम रहने ही चाहिए। इसके अलावा जो आपके सेविंग्स हो तो फिर उसके बाद उसे आप एसआईपी में कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका मंथली बजट। मंथली बजट के हिसाब से किस तरह से प्लान करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे दी 50-30-20 रूल। ये 50-30-20 रूल क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका सैलरी 50,000 है, ठीक है। आपका इनकम जो है वो 50,000 है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपका सैलरी से ही आए, या आपके बिजनेस से भी आ सकता है एंड आपकी सैलरी से भी आ सकता है, या फिर आपके प्रॉपर्टी रेंट वगैरह से भी आ सकता है। तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि यह आपकी इनकम है, चाहे कहीं से भी आए। ये 50K आपकी इनकम है। जो आपकी इनकम है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। वो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? एक 50%, एक 30% एंड एक 20%। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और 50,000 का 50% होता है 25,000। ये 25,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। और 30% होता है 50,000 का 15,000, ठीक है। एंड जो बाकी के बचे हुए हैं यानी कि 20% इज योर 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 50% का अमाउंट दिखाई दे रहा है 25,000, इट इज़ योर एसेंशियल, यानी कि हाउसिंग, ग्रोसरीज वगैरह जो होते हैं, खाने पीने के खर्चे होते हैं, जो भी राशन वगैरह आप लाते हैं ग्रोसरी मार्ट से आप लेके आते हैं, या फिर जो सब्जी वगैरह लाना होता है, दूध दही वगैरह सब लगा के आपको 25,000, ये 50% आप इसके लिए रख सकते हैं आपके इनकम में से। एंड उसके बाद 30% जो होता है दैट इज फॉर योर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग आइटम लाइक एंटरटेनमेंट, या फिर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं बच्चों के लिए, कहीं पिकनिक प्लान कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आप 15,000 उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। एंड बचा हुआ जो 20% है आपके टोटल इनकम का, दैट विल बी योर सेविंग अमाउंट। एंड सेविंग करने से पहले जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया, इमरजेंसी फंड आपके पास पहले से रहना चाहिए, या फिर नहीं है तो पहले आप इमरजेंसी फंड जमा कर लो। इमरजेंसी फंड जमा होने के बाद आप सेविंग पे ध्यान दो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप 10,000 रुपीज सेव कर करके ऑलमोस्ट 2 इयर्स में आपके पास ये 2.4 लैक्स का अमाउंट हो सकता है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। या फिर डेली एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे 40,000 का है। तो 40,000 के हिसाब से 6 महीने का क्या होता है? 6 महीने का अगर मैं निकालूँ 40,000 के हिसाब से, तो ये 2.4 लैक्स होते हैं। एंड 2.4 लैक्स 10,000 रुपीज आपका सेविंग हो रहा है, ठीक है। इतने खर्चे हो ही रहे हैं आपके, 50% और 30% ये खर्चे हो रहे हैं, उसके बाद 20% बच रहा है। तो 20% यानी कि 10,000, 10,000 मंथली सेव करोगे तो आपको कम से कम 12 × 2 24 महीने लग जाएंगे, ठीक है। 24 मंथ लग जाएंगे, यानी कि 2 साल लग जाएंगे। वही मैंने आपको बोला यहाँ पे कि 2 साल आपको इमरजेंसी फंड बनाने में लग जाएंगे।
ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका बोनस वगैरह या फिर आपका इंक्रीमेंट वगैरह या प्रमोशन मैंने कंसिडर नहीं किया, इसके लिए मैंने 2 साल लिखे हैं यहाँ पे। ये हो सकता है साल भर में भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इमरजेंसी फंड आपके पास आ गए, उसके बाद आप सेविंग के लिए जाएं। सेविंग में भी आप क्या करें कि 20% आप सेविंग कर रहे हैं तो 20% सेविंग आप कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड अगर आपके पास अवेलेबल है तो पूरा 20% आप सेविंग में डाल सकते हैं। अब इसमें से भी 20% पूरा का पूरा एसआईपी करना है या नहीं करना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो इस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो आपका रिस्क टॉलरेंस है, क्या मैं 10,000 पूरा एसआईपी में डाल दूं? अगर पूरा 10,000 मैं एसआईपी में डाल दूं और मुझे कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी फंड मेरे पास है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूं कि इमरजेंसी फंड नहीं है, उसके बाद मेरे को एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, तो एक काम कर सकते हैं आप, इस 20% को भी दो भागों में स्प्लिट कर ले, 10% एंड 10%, ठीक है। यहाँ पे इस 10% को आप एसआईपी करें एंड इस 10% को इमरजेंसी फंड में अपने अकाउंट में ही रहने दें। तो इस तरह से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5,000 आपका एसआईपी हो जाएगा, 5,000 आपके अकाउंट में एज ए इमरजेंसी फंड बना रहेगा। तो इस तरह से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। एंड ये 50-30-20 रूल आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो इनकम था उसका 50% आपके दैनंदिन जो आपके खर्चे होते हैं, जो इसेंशियल हाउसिंग ग्रोसरीज वगैरह होते हैं, उसके लिए 50% कंसिडर किया है। 30% आप कहीं बाहर चिल आउट करने जाते हैं, ट्रिप करने हैं, बच्चों के लिए फैमिली के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मूवी वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पे घूमने घूमने जाना, तो वो सारी चीज़ें इसमें 30% में आप कंसिडर कर सकते हैं। 20% आपका होता है सेविंग्स के लिए, और सेविंग्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, एंड उसके साथ आपको इमरजेंसी फंड आपके अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप 20% पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20% भी पूरा आपको एसआईपी करना है या नहीं करना है, वो आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली 20% पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया मुझे लॉन्ग टर्म नहीं बट मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में जाना है, तो उसमें एसआईपी में भी आप सोच सकते हैं कि 10% में इन्वेस्ट करूं, 10% में अपने पास ही रखूं, सो दैट कोई एक बड़ा मार्केट में डिप आए तो वहां पे मैं एक लमसम अमाउंट बाय करूं, जिससे कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाऊं जब मार्केट फिर से रिकवर होगा। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा 50-30-20 रूल, एंड इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट था हमारा, लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था द गोल बेस्ड एसआईपी कैलकुलेशन, ठीक है। गोल बेस्ड एसआईपी कैलकुलेशन कैसे करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रो ऐप पे जाएंगे या फिर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के ऐप पे जाके वहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं एंड ग्रो वेब पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर ऑन करेंगे, और ये हम आ चुके हैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं ग्रो सर्च करता हूँ और ये लॉगिन पेज पे चले जाना है मुझे। लॉगिन पेज पे जाते ही कंटिन्यू विद गूगल करना है मुझे, एंड ये मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे एक पिन आया है, वो पिन मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे सिंपली मैं म्यूचुअल फंड पे ऊपर क्लिक कर लूँगा। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, एसआईपी विथ 500 टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस में भी आपको इन्वेस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए तो यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है कि मंथली इन्वेस्टमेंट, लाइक मैंने बोला कि 10,000 आपके पास पूरे हैं तो 10,000 आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 5,500 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको 10,000 कर देता हूँ। ये 10,000 आपके पूरे के पूरे 20% कर रहे हैं। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके पास इमरजेंसी फंड जो 2.5 लाख का इमरजेंसी फंड है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं यहाँ पे 12% ही रख रहा हूँ, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% का मिल जाता है। टाइम पीरियड में 10 ईयर का लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, 10 ईयर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे, अगर इसका कैलकुलेशन आप देखो तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं, 10 सालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो है ऑलमोस्ट 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है। एस्टिमेटेड रिटर्न देखिए
तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 11,23,391, यानी कि 10 सालों में आपके पैसे डबल हो गए। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका डबल आपको मिल गया है। ये ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए, 23,391 इतना आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो 12 महीने के कितने हो जाते हैं, 1,20,000, एंड 10 साल के आपके 12 लाख रुपए हो जाते हैं। 12 लाख इन्वेस्टेड हो गए। एस्टिमेटेड रिटर्न जो है वो 11.25 लाख के आसपास है, और ये टोटल आपको देखिए ऑलमोस्ट 23,23,391 आपके टोटल वैल्यू हो गए। ठीक है, तो इस तरह से 10 सालों में आप अपने अमाउंट को, इन्वेस्टेड अमाउंट को डबल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन था, और इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया क्या मुझे 10 सालों बाद 24 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, 23 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर मुझे 24 लाख की ज़रूरत है तो मैं 10,000 मंथली एसआईपी करता हूँ। उसके लिए मुझे ये देखना है कि मेरे इनकम का 20% 10,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपका ये जो टोटल वैल्यू का एक्सपेक्टेशन है कि 10 सालों बाद मेरे पास 24 लाख रुपए होंगे, उसके लिए मुझे 10,000 पे करना है। बट 10,000 अगर पे करना है, आपका सैलरी 50,000 नहीं है, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए रॉन्ग होगा। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ सकते हैं, क्योंकि आपका इनकम उतना नहीं है। डेफिनेटली अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपका 10,000 का जो मंथली इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं कि भैया मुझे कितना अमाउंट एसआईपी करना चाहिए, कितना पैसे मुझे एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में इन द सेंस आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये 10 सालों का मैंने लॉन्ग टर्म का बताया। यहाँ पे अगर 5 साल कर दूँ तो 5 साल के हिसाब से, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा घटा के 5 साल कर देता हूँ, तो 5 सालों में आप देखो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 6 लाख रुपए, और इसके ऊपर रिटर्न मिले हैं 2,24,000, यानी कि टोटल वैल्यू हो गया है 8.25 लाख के आसपास, 8,24,864 हो गए हैं। तो इनडायरेक्टली ये ऑलमोस्ट 8.25 लाख रुपए हो गए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि 10,000 मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और 5 सालों बाद मुझे 8 8 सवा 8 लाख की ज़रूरत है, सो दैट मैं एक कार बाय कर पाऊँ। तो ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को ज़रूर बढ़ावा देगा, क्योंकि ये आपके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। आज आप 50,000 कमा रहे हो, तो ये 10,000 आप पे कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आपके पास इमरजेंसी फंड ऑलरेडी आपके अकाउंट में अवेलेबल है। तो ये 10,000 आप डायरेक्टली हर मंथ आप एसआईपी के लिए लगा सकते हो। तो इसमें कोई भी डर की बात नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो ये 10,000 मत लगाओ, यहाँ पे 5,000 ही लगाओ। 5,000 आप सेव करके रखो किसी इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, ये मीडियम टर्म का मैंने बताया, शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं कि भैया 10,000 मंथली एसआईपी करूँ, 12% के हिसाब से मुझे रिटर्न मिले, तो 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, एस्टिमेटेड रिटर्न होता है 75,000 का, और ये टोटल वैल्यू होता है 4,35,000। ठीक है, तो ये 4,35,000 को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने किसी वैकेशन के लिए, या फिर कोई फॉरेन ट्रिप के लिए मुझे जाना है, तो ये पैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके बेसिस पे आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी कर सकते हैं, अपना एसआईपी डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इसके हिसाब से इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे आपको कंसिडर करके आगे चलना होता है, एंड उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके अपना एसआईपी डिसाइड करना होता है कि कितने पैसे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है अभी भी कि कितने पैसे मुझे एसआईपी में डालने चाहिए, और सो दैट मेरे पास मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए, तो इसके लिए मुझे जो से स्टेप फॉलो करने हैं वो सारे इसमें कवर हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली आपके जो भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, और इसी तरह से बने रहिए फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।